दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फन। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। जहरीली हो उठेंगी हवाएं, हवा में उड़ने वाले पक्षी जमीन की शरण ढूंढने लगेंगे। कुदरत तक को वश में कर लेने का सपना देखने वाले इंसान जमीन पर रेंगने लगेंगे। और ऐसा तब होगा जब पूरे महानगर पर फैलेगा फन। ओह, फन के आकार का ये जहरीला बादल तो अपना आकार बढ़ाकर पूरे महानगर को अपने आगोश में ले रहा है। करोड़ों जिंदगियां खतरे में है और मेरे पास इस विपत्ति को रोक पाने का एक भी तरीका नहीं है। महानगर पर मंडराने वाले हादसे का कारण ये स्थान था, नागद्वीप, जो खुद मुश्किलों से जूझ रहा था। मैं आपसे अत्यंत गंभीर विषय पर विमर्श लेने आई हूँ महात्मा कालदूत। अवश्य अवश्य राजकुमारी विसर्पी, राज सिंहासन का सेवक और सलाहकार कालदूत हमेशा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। समस्या बताओ। समस्या व्यक्तिगत भी है और सार्वजनिक भी महात्मन। आप तो जानते ही हैं कि नागराज से मेरा विवाह होते होते रुक गया, पर तब तक मैं मन से उसको पति मान चुकी थी। परंतु नागराज के नागद्वीप में ना रह पाने की व्यवस्था के कारण उसने जब नागद्वीप का राजा बनने से इनकार कर दिया तो नागद्वीप की प्रजा ने हमारा विवाह रोक दिया। अब समस्या ये है कि मैं नागराज के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और बगैर नागद्वीप में रहने का निश्चय किए नागराज यहाँ आ ही नहीं सकता। ये समस्या तो मैं जानता हूँ, परंतु इस विषय में मैं स्वयं कार्य कर रहा हूँ। नागराज के नागद्वीप पर आने जाने के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है और नागराज जब यहाँ पर आता जाता रहेगा तो धीरे धीरे प्रजा उसको स्वयं ही स्वीकार करना आरंभ कर देगी। इसमें तो ना जाने कितना समय लगेगा। मेरा हृदय इतने समय तक नागराज से बिछोह सहन नहीं कर पाएगा। मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। तो फिर इस समस्या का हल क्या है राजकुमारी विसर्पी? अगर नागराज यहाँ पर आकर मेरे साथ नहीं रह सकता तो मुझे ही उसके पास जाकर रहना होगा और ऐसा करने के लिए मुझे अपना पद त्याग करना होगा। इसलिए मैं नागद्वीप के शासक के पद का त्याग कर रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो कुमारी विसर्पी? जानती हो इस निर्णय से कितनी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी? उन समस्याओं से निपटने के लिए आप तो मौजूद रहेंगे ही महात्मन। आखिर ये नागद्वीप तो आप ही का बनाया हुआ है ना? अवश्य है, परंतु अधिकतर समय समाधि में लीन रहने के कारण मैं राजा के दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने एक योग्य नाग यानी तुम्हारे ही पूर्वज को राजा बनाया और इतनी शताब्दियों तक तुम्हारे वंश ने अपने दायित्व को बखूबी निभाया है। नागद्वीप की जनता भी तुम्हारे वंश को ही राजा का वंश मानती है। अब अगर तुमने राजगद्दी छोड़ी तो इस पद के ना जाने कितने दावेदार पैदा हो जाएंगे। लंगारा, चरकत, घन्नाट और ऐसी ही अनेक नागद्वीप की प्रजातियां इस पद को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ मड़ेंगी। नागद्वीप में खून के अनगिनत तालाब बन जाएंगे और अगर इनमें से एक भी राजगद्दी को प्राप्त करने में सफल हो गया तो उसके राजा बनने के कारण मैं भी उसका आदेश मानने को बाध्य हो जाऊंगा, चाहे उस नाग का आदेश सही हो या गलत। नागद्वीप मेरा एवं मेरे पूर्वजों का घर रहा है महात्मन। मैं नागद्वीप का कभी बुरा नहीं चाह सकती, परंतु अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आप अवश्य ही कोई नया सम्राट चुनने पर बाध्य हो जाएंगे। समझ लीजिए कि ऐसी ही परिस्थिति आपके सामने आ गई है, क्योंकि मैं भी अपने निर्णय को ना बदल सकने के लिए मजबूर हूँ। हम तुम्हारी समस्या समझते हैं विसर्पी। हम तुम्हारी समस्या पर गौर करेंगे, पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था होने तक तुमको अपने पद पर बने रहना होगा। कहते हैं जब प्रेमियों में किसी एक का भी दिल तड़प कर पुकारता है तो दूसरा दिल भी उसे जरूर सुन लेता है। आज बिसर्पे की याद बहुत सता रही है। नागद्वीप में ना जाने का प्रतिबंध जो मुझ पर लगा था वो भी विशाला द्वारा चुराए गए स्फटिक को मेरे द्वारा वापस नागद्वीप पहुंचा दिए जाने के कारण समाप्त कर दिया गया है। परंतु फिर भी वहां जाकर उससे मिलने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ना तो महात्मा महात्मा
क्योंकि ना तो मैं महानगर छोड़कर उसके पास महाद्वीप में रह सकता हूँ और ना ही बिसर्पी नागद्वीप को छोड़कर मेरे साथ रहने आ सकती है। हमारा मिलन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम नदी के उन दो किनारों की तरह हैं जो कभी नहीं मिलते। किस सोच में डूबे हो नागराज? आज कोई काम धाम नहीं है क्या? मेरा काम अपराध और आतंकवाद को नष्ट करना है भारती, और आज शायद अपराधी और आतंकवादी भी छुट्टी मना रहे हैं, इसलिए मेरा दिल भी नहीं लग रहा है। जानते हो तुम्हारी मुख्य समस्या क्या है नागराज? वो है अकेलापन, जिसको दूर करने के लिए तुम राज का रूप रख के मानव समाज में रह रहे हो, परंतु फिर भी वो अकेलापन वहीं का वहीं है। जानते हो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ऐसे दोस्त की कमी है जिसके सामने तुम अपने दिल की सारी बात कह सको, और ऐसा साथी सिर्फ जीवन साथी ही हो सकता है। तुमको एक जीवन संगनी की जरूरत है नागराज। जीवन संगनी यानी पत्नी? ओह कॉमन भारती, मुझ जैसे जहरीले इंसान की पत्नी बनना कौन पसंद करेगी? नागराज बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारती मजाक नहीं कर रही थी। तुम अपने आप को नहीं जानते हो नागराज। तुमको पाने के लिए तो कोई ऐसी तपस्या कर सकता है जैसे पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए की थी। भारती की आंखों में झांकते ही नागराज चौंक उठा। ओह, भारती अपनी तरफ ही इशारा कर रही है, यानी ये मुझे मन ही मन चाहती है। लेकिन भारती, तुम मेरी बात से शायद दुविधा में पड़ गए हो नागराज, लेकिन ये सच है। मैं पार्वती की तरह जीवन भर तुमको पाने के लिए तपस्या करती रहूंगी, चाहे तुम मेरी पुकार सुनो या नहीं। ओह, भारती की तरफ से मैंने ऐसे प्रस्ताव की आशा नहीं की थी। मैं इसका दिल तोड़ भी नहीं सकता। मैं इसको बिसर्पी के बारे में बता भी नहीं सकता, क्योंकि अरे, मानसिक संकेत! मेरा जासूस सर्प हलासुल मुझे डेंजर सिग्नल भेज रहा है। मुझे जाना होगा भारती। मैं हमेशा की तरह तुम्हारा इंतजार करूंगी नागराज। नागराज नागरस्सी पर लहरा गया। जहां पर महानगर एक विचित्र मुसीबत से जूझ रहा था। हिस, बड़ा मजा आ रहा है तुम मानव को भय से भागते हुए देखकर। मुझे आश्चर्य तो ये हो रहा है कि तुम जैसे कमजोर प्राणी पृथ्वी पर राज कैसे कर रहे हैं। पृथ्वी पर राज तो सरीसृपों का ही होना चाहिए, जैसे करोड़ों साल पहले था। हम बुद्धि में कम ही सही, पर ताकत में तुमसे ज्यादा हैं, और तुम्हारी तरह प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी नहीं करते। फिलहाल तो तुम महानगर की संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और रही बात शक्ति की बात, तो लड़ाइयाँ बुद्धि से जीती जाती है, ताकत से नहीं। बुद्धि? वही जिससे तुमने ये हथियार बनाया है। इसे भी चलाकर अपनी हसरत पूरी कर ले। वैसे तेरी गोलियां तो क्या, मेरी मोटी सल्कों से ढकी खाल पर तेरे, क्या कहते हैं, हाँ, बम तक असर नहीं करेंगे। तर 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 तर। लेकिन मेरी पूंछ तेरी खोपड़ी की हड्डी चटका देगी। तड़ाक। और फिर देख मेरी जहर लहर का कमाल, जो तुझे इस लोक से ऐसे रवाना कर देगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कब परलोक पहुंच गया। जहर लहर आगे बढ़ी तो इंस्पेक्टर को खत्म करने के लिए। इस लेकिन शायद इंस्पेक्टर की किस्मत अच्छी थी, या उस चिड़िया की किस्मत खराब जो बीच में आ गई थी। एक पल से भी कम समय में चिड़िया के शरीर के नाम पर सिर्फ गली हड्डियां बाकी रह गई। जहर लहर एक बार फिर पुलिस वाले की तरफ लपकी, लेकिन इस बार एक सुरक्षा ढाल बीच में आ गई। ये क्या? सर्पों द्वारा बनी ढाल? सर्प ढाल? आश्चर्यजनक। और इन सर्पों को मेरी जहर लहर गला भी नहीं पा रही है। किस प्रकार के हैं ये सांप? ये नागराज की सर्प सेना है दोस्त, और जिस स्तर का जहर तू उगल रहा है, ये सर्प उस स्तर के जहर में ही पलते बढ़ते हैं। नागराज, हलाहलकंठ ने तेरे बारे में सुना है। लगता है तुझे मारे बगैर इस शहर से मानव को भगाने का काम पूरा नहीं हो पाएगा।
इसलिए मुझे तेरा जात भाई होते हुए भी तुझे मारना ही पड़ेगा। तुम्हारी जात विनाशकों की जात है हलाहलकंठ, और नागराज उस जात में शामिल नहीं है। हो जाएगा जब मैं तुझे खाकर अपने पेट में भर लूँगा, तो तू वैसे ही मेरे शरीर का भी एक अंग बन जाएगा। और इसकी शुरुआत तेरे सपोलों को खाकर करता हूँ। बड़े स्वादिष्ट है तेरे सांप। कचर कचर। मेरे सांप तेरे गले में अटक सकते हैं हलाहलकंठ, इसलिए साथ में मेरी विष फुंकार भी पी ले। आह, गला सूख रहा था, तर हो गया तेरी फुंकार को पीकर, और अब मैं तेरा मिजाज तर करूंगा। आह, ये तो मेरे फुंकार को आराम से झेल गया। बहुत जहरीला नाग है, पर ये आया कहाँ से और क्यों आया है? इस सवाल का जवाब इसी से मिल सकता है, इसलिए मुझे इसको जिंदा पकड़ना होगा, वरना मैं अपने विष दंश का प्रयोग में लाता। धड़ाक। अब बता, तू कौन है, कहाँ से आया है और क्यों आया है? धम। ये सब जानकर तू क्या करेगा नागराज? मरने के कुछ कुछ पल पहले मिली जानकारी तेरे किस काम की? देख, मेरा विष दंश तुमको कुछ ही पलों में मौत की सीमा सीमा के पार ले जाएगा। हलाहलकंठ के दांत नागराज की खाल में आ धंसे। खच। और दोनों ही चीख उठे। हलाहलकंठ के विष ने नागराज के शरीर में कांटे के स्थान पर तेज पीड़ा और जलन मचा दी थी। आह! अस! और नागराज के विष ने भी हलाहलकंठ के शरीर में प्रवेश करके उसमें भीषण जलन मचा दी थी। आश्चर्य, घोर आश्चर्य! मेरा विष चखने के बाद भी हलाहलकंठ का शरीर नहीं गला। ये शायद ऐसा पहला प्राणी मुझे मिला है जो मेरा विष चखकर भी ना तो मरा और ना ही गला। यानी इसके अंदर भी मेरी टक्कर का जहर है। इसलिए मुझे अपने वारों को हल्का नहीं होने देना है। तीव्र विष फुंकार का प्रयोग करता हूँ। फू। नागराज की तीव्र फुंकार से हलाहलकंठ तो डगमगा गया, लेकिन फिर लगभग तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल कर नागराज पर एक अजीबोगरीब वार कर दिया। सर। फर। मेरे दो फनों में दो अलग अलग विष ग्रंथियां हैं नागराज, और जब इन दोनों ग्रंथियों से एक साथ दो अलग अलग तीव्र विषों की फुहार निकलेगी तो उस मिश्रण से तू भी नहीं बच पाएगा। विष फुहारें नागराज के शरीर की तरफ लपकी, उसके शरीर से टकराई। नागराज एक बार फिर चीख उठा। आह! ये फुंकारे मेरे ही शरीर को गला रही है। बहुत घातक है इसका विषैला वार, इसको रोकना होगा। मेरी आम सर्पों की सेना इसको बांधने में असफल रही है। इसकी विष फुंकारों को रोकने के लिए विशेष नागफनी सर्पों का सहारा लेना पड़ेगा। वे सर्प जो देव कालजयी ने मुझे उपहार स्वरूप दिए थे, और जो अपने शरीर को रबर की तरह खींचकर लंबा कर सकते हैं। नागफनी सर्पों ने पहले तो हलाहलकंठ की कलाइयों को गिरफ्त में लिया, और फिर उसके दोनों फनों को और फिर उसके दोनों फनों की तरफ लपक पड़े। एक ही पल के अंदर नागफनी सर्पों ने हलाहलकंठ के फनों को भी लपेट लिया। अब फनों का रुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में था। धम। हिस। अब ये ना तो अपने दोनों विष फुहारों को मिश्रित कर पाएगा और ना ही मुझे नुकसान पहुंचा पाएगा। अब मैं इसको पीट पीट कर इसके द्वारा किए जा रहे इस विनाश का कारण उगलवाता हूँ। नागराज ने चाल तो अच्छी चली थी, परंतु वो ये भूल गया था कि उस पर तो सिर्फ मिश्रित जहर ही असर करता है, परंतु दूसरी वस्तुओं और आम इंसानों को अकेली विष फुंकार भी नुकसान पहुंचा सकती है। अरे, ये वार तो उल्टा पड़ गया, पर मेरे पास इसका इलाज भी है। नागफनी सर्पों को आदेश देता हूँ कि इसके फनों का मुख ऊपर आकाश की तरफ मोड़ दे, फिर देखता हूँ कि ये किसको नुकसान पहुँचाएगा। हस। फर। हलाहलकंठ के दोनों फन ऊपर की तरफ तन गए, और इस बार उनसे जो विष फुंकारों की लहरें निकली, उन्होंने थोड़ी सी ऊपर जाकर एक छोटे से बादल का रूप धारण कर दिया, और फिर महानगर के उस भाग में एक विनाशकारी वर्षा होने लगी। ओह, ये तो विष की वर्षा होने लगी। इसको रोकना होगा, और इस विष को मेरा विष ही काट सकता है। नागराज की तीव्र विष फुंकार विष बादल की तरफ लपक कर उसको नष्ट करने लगी। इस बादल को नष्ट करने के साथ साथ हलाहलकंठ को आज़ाद भी करना होगा, वरना विष बादल बनता ही रहेगा।
परंतु आज़ाद होने के साथ ही ये फिर से मुझ पर हमला कर देगा। अब इसको जिंदा पकड़ने का विचार त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इस चक्कर में जान माल का नुकसान होता ही रहेगा। परंतु इसको नष्ट करूं तो कैसे? ये तो मेरे सारे वारों को विफल विफल कर दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके दो विषों का मिश्रण, जो मुझ तक को नुकसान पहुंचा रहा है। ओह, अगर ये मिश्रण मुझे नुकसान पहुंचा सकता है तो इसको भी जरूर पहुंचाएगा। धड़ाक। इसी वक्त महानगर से बहुत दूर हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरी एक घाटी में इस मूर्ति की बर्फ और कड़ी हो रही है, यानी हमारा विनाशदूत हलाहलकंठ मानव पर भारी पड़ रहा है। अगर हलाहलकंठ सफल हो गया तो हम पूरी शक्ति के साथ हमला कर सकते हैं। वहाँ कुछ प्राणी हलाहलकंठ की सफलता की कामना कर रहे थे, पर यहाँ नागराज का इरादा कुछ और था। इसके विषों का इसी पर वार करने के लिए मुझे पहले अपने आप को विवश दिखाना होगा, ताकि ये मुझ पर अपने फुंकार मिश्रण से हमला करने की कोशिश करे, और उसी पल में इसके एक फन को इसके दूसरे फन में घुसा दूंगा। दोनों जहर आपस में मिश्रित होने लगेंगे, और अगर मेरा ख्याल सही है तो फचाक, इस मिश्रण के असर से इसका शरीर स्वयं भी गलना शुरू हो जाएगा। कुछ कुछ वैसे ही जैसे इंसान के खून में कुछ गंदगी मिलने से इंसान को भी जान का खतरा पैदा हो जाता है। नागराज का ये वार सही पड़ा था। हलाहलकंठ का शरीर अपने ही जहरों का मिश्रण ना झेल पाने के कारण गल रहा था, और इधर हलाहलकंठ का शरीर गलने के साथ साथ दूर कहीं पर हलाहलकंठ की बर्फ से बनी मूर्ति भी पिघलने लगी थी। मंत्रित बर्फ का पुतला पिघल रहा है। मैं हलाहलकंठ से मानसिक संपर्क भी फिर से स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ। इसका एक ही अर्थ हो सकता है, और वो ये कि हलाहलकंठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। हलाहल मृत्यु को प्राप्त हो गया, पर कैसे? वो तो हम में से ही एक योद्धा था, और हम में दैवीय अंश है। मानव का कोई भी वार या अस्त्र हमको मार नहीं सकता। मानसिक संपर्क टूटने के कुछ क्षण पहले हलाहल नागराज नामक एक मानव सर्प से लड़ रहा था। उसने हलाहल के विष का प्रयोग उसी पर कर दिया। अपने ही विष से हम भी मर सकते हैं, और ये मत समझो कि हम अमर हैं, क्योंकि हम शिव जी के गले में लिपटे रहने वाले नाग महाव्याल के वंशज हैं। महाव्याल का वंशज होने के कारण हम में कड़ी ठंड में जिंदा रह सकने की शक्ति के साथ साथ कुछ और भी दैवीय शक्ति जरूर है, परंतु फिर भी हम मानव से जीत नहीं सकते। तुमने हलाहलकंठ को मानव की शक्ति मापने के लिए ही भेजा था ना? खत्म हो गया वो, उसकी शक्तियाँ उसके काम नहीं आई। तो क्या हमको हमेशा मानव से छिपकर रहना होगा, उनसे डरकर जीना होगा? मानव के बराबर होने का हमारा सपना क्या कभी पूरा नहीं होगा? मानव से ज़्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद हम उनसे जीत नहीं पा रहे हैं। जीत सकते हो शीत नागों के कुमार, लेकिन सिर्फ तभी जब महायोद्धा त्रिनाग कालदूत तुम्हारा साथ देने को राजी हो। वो चाहे तो अकेले ही मानव का समूल नाश कर दे। कालदूत को वश में करना कौन सी बड़ी बात है? हम में दैवीय शक्ति है, उसके सामने तो कालदूत ठहर ही नहीं पाएगा। इस भ्रम में ना रहो राजकुमार। कालदूत योद्धा होने के साथ साथ तपस्वी भी है, और पुराण गवाह है कि तपस्वियों की शक्ति के आगे देवता भी हार गए थे। उसको अपने कब्जे में करने की सोचो जरूर, पर उसकी शक्ति को कम करके मत आंको। फिर आपकी राय में हमको क्या करना चाहिए? नागद्वीप पर हमला। नागद्वीप कालदूत की कमजोरी है, उसका विनाश होते देखकर वो हमारी बात मानने को विवश हो जाएगा। आप ठीक कहते हैं, हमारा हमला नागद्वीप पर ही होगा। बस हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे हाथों नागद्वीप के किसी नाग भाई की जान ना जाए, वरना हमको नाग बंधुओं का सहयोग मिलने के बजाय उसका विरोध मिलने लगेगा। इधर नागद्वीप पर हमले की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा था, और इधर नागद्वीप में एक गहरी समस्या पर गहन विचार विमर्श चल रहा था। मैंने कल पूरे दिवस ही तुम्हारी समस्या पर सोच विचार किया है कुमारी विसर्पी, और मैं एक अधूरे निर्णय पर पहुंच पाया हूँ। अधूरे निर्णय पर?
अधूरा निर्णय कैसा महात्मन? मैं तुमको अभी शासक पद छोड़ने की इजाजत नहीं दे सकता, परंतु कुछ दिनों के अवकाश पर जाने की इजाजत दे सकता हूँ। अवकाश? छुट्टियों का मैं क्या करूंगी महात्मन? नागराज से मिलने महानगर जाओगी, उससे मिलकर अपने निर्णय पर आपस में विचार विमर्श करो, उसकी भी राय जान लो और उसके बाद तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करने पर बाध्य होऊंगा। क्योंकि जैसे भीम पितामह कुरुवंश के महाराज की बात नहीं टाल सकते थे, वैसे भी मैं भी नागद्वीप के सिंहासन का आदेश नहीं टाल सकता हूँ। आपका विचार आपका विचार उत्तम है महात्मन, परंतु मैं नागद्वीप से नागराज के पास अगर जाऊंगी तो विदा होकर उसकी पत्नी के रूप में। वैसे भी मैं अपने विवाह की बात स्वयं नागराज से करूं, ये अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर है अगर ये बातचीत आपके सामने ही हो। ठीक है पुत्री, मैं अभी नागराज से मानसिक संपर्क स्थापित करके उसको यहाँ पर आने के लिए कहता हूँ। महानगर के आकाश पर उड़ता महानगर का रखवाला एकाएक चौंक उठा। महात्मा कालदूत मुझसे मानसिक संपर्क बना रहे हैं, जरूर कोई अति आवश्यक बात है। क्या बात है महात्मन? आपने मुझे कैसे याद किया? आदेश कीजिए। हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेने में तुम्हारी मदद चाहते हैं नागराज। तुम अतिशीघ्र नागद्वीप के लिए रवाना हो जाओ, हम वहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आदेश महात्मन, मैं अभी नागद्वीप के लिए रवाना हो जाता हूँ। हमने नागराज को संदेश भेज दिया है विसर्पी, उसके यहाँ पर पहुँचने पर हम अपने अधूरे निर्णय को आखिरी रूप दे देंगे। ये कोलाहल कैसे हो रहा है? बाहर चलकर देखना चाहिए। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।